I'm an engineer by qualification, आप ही की तरह, and I'm a dreamer by choice. हम सबकी ज़िंदगी में आपने मेरे बारे में शायद सुना होगा, नुक्कड़ टीवी कैफे के बारे में सुना होगा। आज मैं आप सबसे अपनी कहानी शेयर करने आया हूँ। हम इस सोसाइटी के हिस्से हैं जहाँ ज़्यादातर फैसले हम या तो अपने माँ बाप के कहने पे लेते हैं या अपने दोस्तों के कहने पे। तो यूं ही हुआ, दोस्ती के कहने पे मैंने इंजीनियरिंग कर ली और माँ बाप के कहने पे मैं नौकरी करने चला गया। 2007 की बात है। इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने में पहुंचा दिल्ली। साल 2 साल गुजर रहे थे, एमएनसी की नौकरी चल रही थी, और जब एक यंग लड़का जो नौकरी करने पहुंचता है दिल्ली, पॉकेट में 20-25 हज़ार आने लगते हैं, जिम्मेदारियां काफ़ी कम होती हैं, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं। और ये बेफिक्री आपको वो हर चीज़ करने की आज़ादी दे देती है जिसके आप कभी काबिल रहे होंगे। 2 साल गुजारने के बाद मुझे लगा कि क्या ये वही चीज़ है जो मैं करना चाहता था? क्या ये मोनोटोनस लाइफ, उस ज़िंदगी का एक ही ढर्रे पे चलना, क्या यही सब था जो मैं चाहता था? 2 साल गुजर चुके थे और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग। मैंने ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना चालू किया। कभी नॉर्थ ईस्ट वायलेंस में जिन बच्चों के माँ बाप गुजर जाते थे उनके साथ वक्त बिताया, कभी किसी स्लम चिल्ड्रन के साथ वक्त बिताया। जिंदगी यूं ही छोटे छोटे टुकड़ों में जवाब ढूंढते हुए चल निकली थी। एक वक्त आया जब पुणे में एक होर्डिंग लगा हुआ था जिस पे लिखा था, इट्स कूल टू से आई डू नॉट केयर, बट इट्स वे कूलर टू से आई डू। चीज़ मुझे हिट कर गई। मुझे लगा शायद ये वो रास्ता हो सकता है। वो एक फेलोशिप का ऐड था जिसमें मैं अपियर हुआ, ऑल इंडिया लेवल पे उसका एग्जाम था। आई क्लियर दैट फेलोशिप। लेकिन असली जंग तो उसके बाद थी। एक डायलेमा क्रिएट हो गया था। क्या मैं एक सेटल्ड करियर जिसमें ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं आगे बढ़ने के, अच्छी खासी चीज़ें चल रही हैं, उसे छोड़ दूं और एक ऐसे रास्ते पे चला जाऊं जिसमें कुछ भी तय नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, मुझे नहीं पता आगे का फ्यूचर क्या होगा। आई टुक दैट कॉल, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ दूसरों के कहने पे किया था। एक बार मैंने दिल की सुन ली। आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, आई ज्वाइन द फेलोशिप, और फेलोशिप के दौरान ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे महाराष्ट्र भेजा गया 7 दिनों के लिए। महाराष्ट्र के एक गाँव में जहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, वहाँ जब मैंने शुरुआती 7 दिन बिताए तो जब मैं पहुँचा, जून का महीना था, 2011 था, तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश कि आपको घर से बाहर निकलने के मौके ना मिले। 3 दिनों बाद बारिश थोड़ी सी थमी। बारिश थमने पे मैंने सोचा कि क्यों ना गांव का एक मुआयना किया जाए। मैंने गांव का मुआयना किया तो एक जगह मैंने देखा कि एक बूढ़े माँ बाप एक छोटी सी झोपड़ी में हैं। वहीं पर उनका 22 साल का बेटा पलंग पे लेटा हुआ है। एक जवान 22 साल का लड़का। मैंने पूछा पूछा कि क्या हुआ इसे। उनका कहना था इसे ऑन ग्राउंड इंजरी हो गई। ये क्रिकेट खेलता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर था, बहुत अच्छा बॉलर था। एक दिन मैदान में इंजरी हो गई, आज ये पैरालिटिक है। मेरे पास उन्हें कहने के लिए ये भी नहीं था कि कल अच्छा होगा। और जब जिंदगी में आपके पास देने के लिए उम्मीद भी ना होना, उससे ज़्यादा खाली आप कभी महसूस नहीं करते। वो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट था। मुझे लगा कि शायद मुझे अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि सिर्फ यही नहीं, इन जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए मैं काबिल बन सकूं। जर्नी चल निकली थी। वहाँ से मैं गुजरात पहुँचा, गुजरात के अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। अब गुजरात में जब पहुँचा ही था, आपको पता है कि जब बाहर से आने वाला कोई बंदा गांव में सडनली शुरुआत करता है अपने कामों की, हमारे पास प्रोजेक्ट का ये एक मकसद था कि हम गांव में उन्हीं कम्युनिटीज़ के बीच में रह के काम करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहीं के गांव के लोगों के मकसद के साथ सोल्यूशन निकालेंगे। अब बंदा गांव में पहुंचा, सडनली गांव वालों को लगा कि बाहर से कोई लड़का आ गया है, तो रहने की जगह देने को कोई तैयार नहीं। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए। बमुश्किल मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाती हुई उन्होंने मुझे एक राशन गोदाम दिया कि राशन गोदाम के एक कमरे में आप रह लीजिए। राशन गोदाम में केरोसिन था, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, सब कुछ पड़ा हुआ है। 3 दिनों तक उस स्मेल को इनहेल करते करते मेरी बॉडी में रिएक्शन चालू हो गए। ये जिद थी, ये जिद थी जिसकी वजह से मैं वहाँ टिका हुआ था। मुझे पता था कि अगर मैं सब कुछ अपनी शर्तों पे करता हूँ तो शायद मैं कुछ हासिल ना कर सकूँ। गुरूर का टूटना था, गुरूर टूट रहा था, अहम का टूटना था, अहम टूट रहा था। गुजरात में फिर फाइनली जैसे तैसे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने कम्युनिटी बिल्डअप किया, और वहाँ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे मौका मिला उड़ीसा जाने का। उड़ीसा की जर्नी मेरी पूरी यात्रा का सबसे शानदार पहलू था। उड़ीसा में ही मैंने जाना कि गरीबी का विभत्स रूप क्या होता है। उड़ीसा में ही मैंने जाना कि बिना बिजली के महीनों महीनों सालों सालों रहना क्या होता है। उड़ीसा में ही मैंने जाना कि सिर्फ एक सेलफोन चार्ज करने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना क्या होता है। उड़ीसा में ही मैंने जाना कि कैसे घर में दाल का बन जाना एक लग्जरी हो जाती है। उड़ीसा में ही मैंने जाना कि कैसे बीमारियां आपके हर दूसरे घर में और आपके पास इलाज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। गरीबी, बीमारी और इन सब कमियों को देख के मुझे एहसास हुआ कि हम एक ऐसी सोसाइटी के हिस्से बन चुके हैं जहां एक तरफ तो भुवनेश्वर है, दिल्ली है, हम सबके पास लग्जरी है, मॉल में जाने के मौके हैं, सब कुछ है, और दूसरी तरफ हमारी ही सोसाइटी का एक तबका है जिसके पास छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। वो चीज़ जहन में उठ चुकी थी। मुझे जरिया महसूस हो गया था कि कुछ करने की ज़रूरत है। संयोगवश हुआ यूं कि मेरे साथियों को, कुछ जो मेरे फेलोशिप के साथी थे, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने टर्मिनेट कर दिया
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। अब मुझे लगा कि ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि ये जर्नी जो खत्म होने वाली थी उसके पहले आप उन्हें टर्मिनेट करते हैं। तो आई रिजाइंड, मैंने फेलोशिप छोड़ दी थी, नौकरी मैं छोड़ चुका था, अब फेलोशिप भी मैंने छोड़ दी थी। तब वाज अगेन ऑन ग्राउंड जीरो, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेके मैंने शुरू किया जज्बा, जज्बा द पैशन विद इन। जज्बा एक छोटी सी शुरुआत थी, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन था जो उन सब लोगों की कहानियां सामने लाने की कोशिश करता था जिनके पास कुछ साबित करने को था। जज्बा के तहत हम लोग आर्म फोर्सेस, शहीदों के परिवारों से मिलते, उनकी कहानियां इकट्ठा करते, उन कहानियों को लोगों तक पहुंचाते, युवाओं को, आप जैसे यंगस्टर्स को इंस्पायर करते कि क्यों आर्मी इज द बेस्ट चॉइस। हम आपकी ली हुई बातें, आपकी लिखी हुई चिट्ठियां पहुंचाते थे आर्म फोर्सेस के पास तक। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं भूखे पेट क्रांति नहीं होती। सारा पॉकेट मनी, सारा एक पैसा एग्जॉस्ट हो चुका था, जेब में कुछ बाकी नहीं था। मुझे वापस आना पड़ा बेस स्टेशन। मैं घर आया। मॉम एंड डैड जो पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कि आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, आप करियर में अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जब वापस घर आते हैं तो माँ बाप के पास समाज को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। मेरे माँ बाप इसलिए परेशान नहीं थे कि उनके पास मुझसे सवाल जवाब करने को कुछ नहीं है। जब पड़ोसी पूछता था क्या हुआ प्रियंक को, अच्छी खासी नौकरी करता था, वापस क्यों आ गया, तो दे हैड नो आंसर्स, क्योंकि प्रियंक ने वो रास्ता चुना था जिसकी जिद और जिसकी मंजिल अब तक श्योर नहीं थी। मैं वो अपने लैपटॉप पे बैठ के टुकुर टुकुर कुछ करता रहता था, नए नए आइडियाज पे काम करता था, नए नए विजन पे काम करता था। एक दिन डैड आए, बोलते हैं कि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो, कुछ बता नहीं पा रहे हो, चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ। पिताजी अंदर गए, गैस पे चाय का पतीला चढ़ाया, मुझे बिठाया, बोला चलो बातें करते हैं। पिताजी ने मुझसे पूछा कि प्रियंक, दुनिया में लोग या तो पैसों के लिए काम करते हैं, या शोहरत के लिए काम करते हैं, या सम्मान के लिए काम करते हैं, तुम्हें चाहिए क्या है? क्यों तुम अलग अलग दौर से गुजर रहे हो, क्यों तुम लगातार स्ट्रगल कर रहे हो? मैंने कहा पापा मुझे सुकून चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। मेरे पिताजी कहते हैं पिछले 25 सालों से मैं सरकारी नौकरी में हूं, सेटिस्फैक्शन इज अ मिथ। उनकी ये बात मुझे महसूस हो गया। हम सब टुकड़ों में सुकून ढूंढते हैं, और मुझे एहसास हो गया कि चाय पे मिला ये ज्ञान मेरे जीवन भर की पूंजी है। मुझे अपने पैशन को ही जिंदा रखना है। मुझे लगा कि ये भाई वक्त आ चुका है कि हम एक ऐसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म की तैयारी करें जिसमें समाज की मुख्य धारा से छूटे हुए सारे लोग तो रहें, साथ ही हम समाज को इंस्पायर भी कर सकें। मैंने वो सब कुछ छोड़ा, अपने घर से एक अंदाजा लेके मैं आया रायपुर की, चलो शुरुआत करके देखते हैं क्या होता है। रायपुर में आया, मैं रायपुर के लिए नया था क्योंकि मेरा बेस पूरा एमपी में था। रायपुर में आने के बाद मुझे पता नहीं था बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है। मेरी पूरी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, सारे सरकारी नौकरी के लोग हैं। जब मैंने शुरुआत की तो वो जैसे बेसिक लोग शुरुआत करते हैं, बिजनेस प्लान बनाना, प्रपोजल लेके लोगों के पास जाना, उनसे सवाल जवाब करना, क्वेश्चनर बना के मैं लोगों के पास जाता था कि अगर एक ऐसी चाय शॉप आती है जिसमें इतनी तरह की चाय होंगी कि आप जाएंगे। मॉल्स में, पार्क में, अलग अलग जगहों पर जाके मैं लोगों से सवाल पूछता था, और सारे सवालों के जवाब ना आते थे। जब मैं लड़कियों से पूछता कि आप चाय पीना पसंद करती हैं बाहर, तो लड़कियों के जवाब होते थे नहीं, चाय पीने से काले हो जाते हैं। जब मैं माँ पापा लोगों से पूछता कि आप लोग बाहर जाके चाय पिएंगे, बोलते नहीं, चाय तो हम घर में अच्छी बना लेते हैं, कोई बाहर जाके चाय क्यों पिएगा। लोगों ने अलग अलग रीजंस गिनाए। कोई कहता कि भाई रायपुर में इतने गर्म शहर में चाय की दुकान कहाँ चलती है। तो मुझे एक चीज का एहसास हो गया, दोस्त जिंदगी में ना हमेशा आपको मौके देती नहीं है, कभी कभी मौके आपको बनाने पड़ते हैं। और उस सारी जर्नी, उस सारी प्रक्रिया के दौरान आप कई बार हारते हैं, बेतहाशा हारते हैं, हर बार रिजेक्शन का सामना होता है। लेकिन हम लोग तब तक नहीं हारते जब तक हम हार मान नहीं लेते। मैंने वो हार नहीं मानी, मैं जिद पे लगा रहा, और मैंने एक छोटा सा चाय कैफे समता कॉलोनी में शुरू किया, जिसका मेन विजन ये था कि हम आने वाले वक्त में हर उस मेन स्ट्रीम से छूटे गए व्यक्ति को, इंसान को मौका देंगे कि वो कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। समता में नुक्कड़ खुल चुका था, लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं थे। मैं चाहता था हियरिंग इम्पेयर्ड को रोजगार देना, मैं चाहता था उन्हें हिस्सा बनाना, पर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। संयोगवश जैसे भक्त के पास भगवान आ जाते हैं, समता पे एक दिन 2 डेफ बच्चे आए। वो डोनेशन का पता पूछते पूछते आए, तो मुझे लगा कि मेरी तो मनमांगी मुराद पूरी हो गई है। मैंने कहा कि आप मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कीजिए, और फाइनली मुझे नीलेश का पता मिला। नीलेश सिंह कुशवाहा जो रीढ़ हैं समता कॉलोनी की, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आप उनकी गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे जब वहां पे परफॉर्मेंस देते हैं। नीलेश मेरे पास में आया। नीलेश इसके पहले भी रोजगार कर चुके थे, इस समाज ने उनको मौके दिए थे, लेकिन समाज ने कभी उन्हें अपनाया नहीं था। उनकी अपनी सफरिंग थी, उनके अपने चैलेंजेस थे, और इन सारे दायरों से गुजरते गुजरते उन्हें अपना मुकाम साबित करना था। नीलेश नुक्कड़ तक आए, उन्हें मौका मिला, नीलेश ने अपनी क्षमता साबित की, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। जो सबसे बड़ी खासियत हमारे साथ है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो ये है कि जिस वक्त आप हमारा हिस्सा बन जाते हैं, जिस वक्त आप नुक्कड़ की टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आपको गलतियां करने के मौके मिलते हैं। ये समाज आपको गलतियां करने पे कभी उत्साहित नहीं करता, हम उन्हें इनकरेज करते थे। डू मेक मिस्टेक्स, गलतियां कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें बेहतर बनाइए। ये कोशिश हमने लगातार की, और फाइनली आज का दिन है जब नीलेश जैसे करीब 20 मूक बधिर व्यक्ति हमारे साथ काम करते हैं, और इस चैलेंज को बढ़ाते हुए हमने
किन्नर समुदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ा। आज हमारे पास 6 किन्नर समुदाय के लोग हैं। हम हिंदुस्तान के वो पहले कैफे हैं जो किन्नरों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। बातें यहीं खत्म नहीं हो गई थी। मुझे लगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो रहा है, जब लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, तो क्यों ना चैलेंज को आगे बढ़ाया जाए। आने वाले वक्त में हम अपने इनिशिएटिव के जरिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, जिन लोगों को कभी किसी ने मौका नहीं दिया। हम ये साबित करना चाहते हैं कि बस एक मौके की दरकार है। हर इंसान अपनी काबिलियत साबित कर सकता है, क्योंकि किसी ने बहुत पहले कहा है कि दुनिया में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमेशा से थीं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। ज़रूरत है आप इस बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो हमको, आपको, सबको अपने हिस्से की उस खूबसूरत कहानी को हमेशा लिखना है, उसी किरदार को जीना है और जैसी दुनिया मिली है इससे बेहतर करके जाना है। शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।